नमस्कार। 18 स्वदेश के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आज की हमारी ये खास पेशकश है और टच बेस करेंगे हम मिड कैप्स को। जी हां, पिछले दिनों या पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो हमने लिटरली देखा है कि जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी हद तक वॉलेटिलिटी, काफी हद तक उतार चढ़ाव दिखा, ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि छोटे मझौले शेयर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अच्छी खासी बाइंग और कई सारे स्टॉक्स थे जो कि खबरों के दम पर काफी हद तक एक्शन दिखा रहे थे। इतनी ही बात नहीं है, आज की हमारी इस खास पेशकश में एफपीआईज का रुझान जो कि भारतीय बाजार में जुड़े मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा है, उस पर बातचीत होगी। जी हां, पिछले 1 साल में एफपीआईज ने भारतीय बाजार के कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में निवेश बढ़ाया है और इसी मुद्दे पर विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं। पिछले 1 साल में करीब 40 मिड कैप शेयरों में एफपीआईज की लगातार हिस्सेदारी जो है वो बढ़ने का ट्रेंड है। इस ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है और इसे ध्यान में रखते हुए उन मिड कैप शेयर्स में अब क्या करना चाहिए और साथ ही कौन से शेयर्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है, ये बातचीत होगी हमारी इस खास पेशकश मिड कैप मेगा स्टार दीवाना संसार में। तो चलिए करते हैं इस खास पेशकश की शुरुआत। हमारे साथ 2 बाजार के दिग्गज जुड़ गए हैं अपनी एनालिसिस और इन शेयरों पर अपना विश्लेषण करने के लिए। मेरे साथ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी जुड़े हैं और साथ ही वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च विनीत बुलिंजकर भी हमारे साथ इस खास पेशकश में हैं। आशीष जी, विनीत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 18 स्वदेश को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो एक ब्रीफ में काफी शॉर्ट में आप दोनों से आंसर जानना चाहूंगी। शुरुआत आशीष आपसे करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इस थीम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है चाहे बड़ी दिग्गज कंपनियों में कितनी भी हलचल देख रहे हैं हम, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारे मौके हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इनफैक्ट 2020 का जो साल है, मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप का ही एक साल रहने वाला है। और लार्ज कैप में आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पे इंडिविजुअल स्टोरीज हैं वो काफी परफॉर्म करने वाले हैं। आज हमने देखा अपना, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें तो जो इन्फोसिस टीसीएस के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आए, बट मास्टेक और साइंट जैसी कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसीलिए काफी सिलेक्टिव बाइंग करने की जरूरत है। इंडाइसेस और लार्ज कैप स्टॉक रहेगी क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और एक फॉर्मूला मैं और देना चाहूंगा कि जहां पर भी कंपनियों ने जितना प्रॉफिट पिछले साल कमाया तो उसके आसपास का प्रॉफिट यदि 9 महीने में, वो कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी। वो हम आगे शो में और भी डिस्कस कर सकते हैं उस बारे में। शो में डिस्कस करेंगे। और सिलेक्टिव बाइंग इस वक्त नजर आ रही है, ये मानना है हमारे बाजार के 2 बड़े दिग्गजों का। और अब बात करेंगे एक-एक कर शेयर्स की और इन शेयर्स पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का भी नजरिया है, उनका भी बुलिश आउटलुक है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। अब विनीत आपकी तरफ आना चाहूंगी और शुरुआत नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी से हम करेंगे। देखिए, एफपीआईज की जो बाइंग मिड कैप्स में बड़ी है उसमें कई सारे स्पेसेस हैं। इन स्पेसेस में कंस्ट्रक्शन कंपनियां, रोड एंड इंफ्रा, रेलवे, साथ ही बैंक्स, फाइनेंशियल्स जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। लेकिन नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगर बात करें, यहाँ पर हमने देखा है विनीत, रोबस्ट ऑर्डर बुक बैकलॉग देखने को मिला है। काफ़ी हद तक अच्छे खासे ऑर्डर विंस के चलते नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक जो है वो फोकस में रहता है। करीब 41,862 करोड़ के ऑर्डर बैकलॉग की यहाँ पर बातचीत भी हुई है, डेटा है हमारे पास। और इसी के चलते इनफैक्ट चाहे फिर वो रोड हो, मेट्रो हो, रेलवे सेगमेंट में ऑर्डर इनफ्लो में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ नजर आता है। एनसीसी के स्टॉक प्राइस पर किस तरह का नजरिया है, क्या पॉजिटिव्स देखते हैं आप, टाइम फ्रेम क्या होगी और टारगेट्स आपके हिसाब से आप बताइए। देखिए, जहां तक एनसीसी की बात है, हमें लगता है कि ये स्टॉक के पास ऑर्डर बुक 3 साल का तो ऑलरेडी है इनके पास। एंड गवर्नमेंट की जो बिजनेस है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस तो रहा ही है और अगले साल इज गोइंग टू बी द फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। तो ये ऑलरेडी हमने बजट में देखा है कि गवर्नमेंट में 10 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर को एलोकेट किया है। तो ऑब्वियसली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। और हमें लगता है एनसीसी जिसका 13 स्टेट्स में प्रेजेंस है,
3 टाइम्स ऑर्डर बैकलॉग है एंड इनकी जो वैल्यूएशन है बहुत कम है, इट्स और 7 टाइम्स FY25 अर्निंग्स। इनके पास नेट डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.2 है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आप एक 30 to 40% अपसाइड के लिए ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर में आप देख सकते हैं स्टॉक। चलिए, तो एक साल का नजरिया यहाँ पर विनीत की तरफ से एनसीसी यानी कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आते हुए टारगेट स्टॉप लॉसेस। और ध्यान रखिए, ये वो स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के जिनको आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही होगी व्यूअर्स से कि जैसे जैसे हमारे एक्सपर्ट्स उनकी राय इन स्टॉक्स पर दे रहे हैं, इसे नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए और इन स्टॉक्स पर अपना पोर्टफोलियो में निवेश बढ़ाने की कोशिश आप करें वक्त वक्त पर, जब आपको एंट्री पॉइंट्स मिले, जब आपकी एपेटाइट है, जब आपको लगे कि निवेश आप कर सकते हैं। ये सारे हाई रिच कैटेगरी स्टॉक्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। विनीत का नजरिया एनसीसी पर हमने जाना, अब आशीष की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आशीष, रिटेल सेक्टर की अगर बात करें, अपैरल सेगमेंट की अगर बात करें, रेमंड का स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक देखा है, मार्जिन्स में भी या फिर अगर देखें रेवेन्यू ग्रोथ में भी लगातार बढ़त देखने को मिली है। और साथ ही इनके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स जो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। खबरें ये भी हैं कि आने वाले 2 सालों में ये 200 और स्टोर्स जो है वो सेट करने वाले हैं। सिर्फ यही एक सेगमेंट नहीं है जिसमें रेमंड कामकाज करती है, सेगमेंटल रेवेन्यू या सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी रेमंड की काफ़ी अच्छी रही है और एफपीआई इसके पॉजिटिव रेडार पर ही ये स्टॉक। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, यदि नीचे के डबल हो चुका है, 740 रुपए के लेवल से हमने देखा 1460 रुपए के लेवल स्टॉक ने टच किए हैं और अभी भी मुझे काफी पोटेंशियल नजर आता है। फैक्टर्स जानना जरूरी है। सबसे पहले तो जो कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस है उसको उन्होंने अपग्रेड करके रेडीमेड पर शिफ्ट हुआ है और उसके अलावा इंडियन ट्रेडिशनल के अपना जो ब्रांड लॉन्च किए हैं वो मान्यवर से डायरेक्ट कॉम्पीट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो उनका कंज्यूमर बिजनेस है वो उसको शायद वो सेल करने की तैयारी में है, तो वहां से भी उनको कैश फ्लो आएगा। और तीसरा, जो रियलिटी उनका थाने में है वो उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन और बुकिंग बना हुआ है। समय से पहले वो डिलीवर भी कर रहे हैं। और जो मैं पहले कि उनका पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 270 करोड़ के आसपास था और 9 महीने में ही 340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको इस क्वार्टर में स्टॉक मुझे पसंद है और कंजर्वेटिव मेरा टारगेट 1600 रुपए का है अगले 6 महीने के लिए। ओके, तो क्लियरली 6 महीने की अवधि, टाइम फ्रेम 1600 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर आशीष रेमंड के स्टॉक में। और हम आपको लगातार जो प्लेट दिखा रहे हैं वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक साल में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर एफपीआईज के एंट्री में या कह सकते हैं कि एफपीआईज के निवेश में देखने को मिली है। जहाँ हम एनसीसी की बात कर रहे थे, मार्च 2022 में 9% वॉज द इनफ्लो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफपीआईज का पार्टिसिपेशन जो 2023 तक जाता 20% हो गया। यानी कि क्लियरली अगर आपने इस स्टॉक में निवेश का नजरिया बनाया होता तो आप 55% रिटर्न्स देख पाते। हमने देखा है इसी के साथ रेमंड के स्टॉक प्राइस में भी इसी तरह का एक्शन, इसी तरह का मूव एफपीआई के निवेश में आप देखिए मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक जो 10% थी वो निवेश की यहाँ पर जो ट्रैजेक्टरी है, क्वांटम है, वो बढ़ता हुआ दिखा और 17% पर जाता हुआ दिखा। एक साल में रेमंड के रिटर्न्स की अगर बात करें 64% तक के रिटर्न्स लगाए थे। तो क्लियरली नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी और रेमंड तो पॉजिटिव सेट्स दिखाई रहे हैं और एफपीआई के भी रेडार पर है। लेकिन एक और स्टॉक और एक और थीम है, वो है केमिकल थीम। और केमिकल विनीत लगातार आपके पॉजिटिव रेडार पर रहता है। इनफैक्ट इस पर आपकी काफ़ी हद तक एनालिसिस भी रहती है। जब हमारे साथ आप शोज पर जुड़ते हैं तब भी कई सारे सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट जिस पर बात होती है, एक तो सोलर पावर और ईवी इनिशिएटिव जो है वो खास तौर से सोडा ऐश डिमांड को ड्राइव करेंगे, विच इज़ अ बिग फैक्टर फॉर केमिकल। और दूसरा ये कि कोल एनर्जी प्राइसेस में जो गिरावट नजर आ रही है वो मार्जिन्स को मेंटेन कर सकती है आने वाले समय में। क्या कहेंगे आप? और साथ ही जीएचसीएल पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, जीएचसीएल थोड़ा वीक था हिस्टोरिकली, क्योंकि इसमें सोडा ऐश में डिमांड काफी कम हो गई थी, चाइना से भी थोड़ा डंपिंग हो रहा था। लेकिन हमें लगता है, और टेक्सटाइल की भी मार्केट थोड़ी वीक थी, लेकिन अगर आप आगे जाके देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, हमें लगता है कि टेक्सटाइल्स के लिए डिमांड पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतना नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल प्रॉब्लम्स। तो और चाइना +1 की स्ट्रैटेजी की वजह से इंडिया में अच्छा करेगा। तो स्पिनिंग डिवीजन जो
गुजरात JLCL का है विल परफॉर्म मच बेटर। दूसरी चीज क्या है, इनकी सोडा ऐश की कैपेसिटी डबल हो रही है, FY24 में चालू हो जाएगी, और इसके कारण हमें लगता है कि आने वाले दिनों में GHCL में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हमें लगता है आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है स्टॉक में। हमें लगता है कि 650 650 के हिसाब तक इसके प्राइस हो सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। 655 यानी 650 तक के टारगेट से उससे भी आगे बढ़ता हुआ GHCL नजर आ सकता है। एक साल का नजरिया टाइम फ्रेम आपको मिलता हुआ। लेकिन एक और स्टॉक है BHEL के स्टॉक प्राइस में आशीष अगर हम देखें, अगर यहाँ पर हिस्ट्री या फिर रिटर्न्स के डेटा को निकाल कर देखें, एक तो FPIs का निवेश यहाँ पर बढ़ता दिखा ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 से 2023 एक साल में निवेश जो है वो 4% से 9% पर बढ़ गया और स्टॉक में भी मूवमेंट पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 40% की देखने को मिली है। BHEL के लिए कौन से रैशनल हैं जो कि आशीष आपको पॉजिटिव रखते हैं और इस पर क्या नजरिया होगा अगर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की सोच विचार कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, तो कौन से टारगेट्स, कौन से टाइम फ्रेम उन्हें सेट करने चाहिए? BHEL अभी तक एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है काफी समय से, और रीजन ये है कि जो उनके लास्ट क्वार्टर नतीजे आए थे उसके बाद काफी सारे डाउनग्रेड्स आ गए थे एज स्टॉक। बट मुझे लगता है कि जो भी डाउनग्रेड्स हैं वो अभी स्टॉक है उसका बिल्कुल एक प्रॉक्सी प्ले है। तो यदि कैपिटल गुड सेगमेंट में ऑर्डर आएंगे और BHEL को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात, जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के पहले जो बॉयलर या के ऑर्डर थे वो ऑर्डर वंदे भारत ट्रेन के लिए आया और ऐसे कई ऑर्डर और पाइपलाइन में। तो मुझे लगता है कि जो वर्स्ट है थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, उनसे जुड़ने की फिर से कोशिश होगी और एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उनकी लिस्ट में जो और भी स्टॉक्स हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए विनीत के साथ एक और स्टॉक डिस्कस कर लिया जाए। वो स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस और उसके मूवमेंट को अगर देखेंगे और फंडामेंटल्स को भी अगर समझेंगे, स्टॉक पिछले एक साल में रिटर्न्स भले ही ना दे पाया हो लेकिन FPIs के पॉजिटिव रेडार पर इस वक्त नजर आ रहा है। 14% से FPIs की यहाँ पर होल्डिंग जो है बढ़कर 18% पर जाती हुई दिखी है। अब स्टॉक के फंडामेंटल्स को भी अगर देखें, विनीत ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, अच्छे क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस भी है और ऑन अ कैगर बेसिस अगर सालाना आधार पर हम देखें तो गुड प्रॉफिट रिटर्न्स ऑलमोस्ट 27% तक के हर साल कंपनी देती है। क्या राय होगी आपकी प्राज इंडस्ट्रीज पर? ठीक है, प्राज इंडस्ट्री जो है ना बहुत स्वीट स्पॉट पे है। हम देखे ही है कि इंडिया में बायो इथेनॉल का डिमांड कितना बढ़ रहा है और इनकी जो 1G प्लांट्स है उसमें इनका 65% मार्केट शेयर हो गया इंडिया में, एंड ग्लोबली भी बिकॉज ऑफ बायो इथेनॉल एनर्जी मिक्स गोइंग अप। कनाडा और मेक्सिको से भी बढ़त आ रही है। इनको हाइड्रोजन इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर्स मिल रही है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में इनका काम बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से मार्जिन थोड़े एक्सपैंड होंगे। इनकी ऑर्डर बुक भी 1 टाइम सेल्स हो गई है, हालांकि पिछले दरों में इनकी 6-7 महीने की रहती थी। तो ये सारे जो ट्रेंड्स देख रहे हैं हम इस काउंटर में, हमें लगता है कि ये स्टॉक में आपको आराम से अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो ओवर द नेक्स्ट पीरियड अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स नज़रिया आपको एक पोजिशनल बेसिस पर लंबी अवधि का ज़रूर लगाना होगा। एक साल तक के टाइम फ्रेम के साथ आप प्राज इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। 520 के टारगेट्स यहाँ पर नजर आएंगे। क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स पॉजिटिव है और स्टॉक में बस परफॉर्मेंस आना है। इस वक्त अगर आप देखेंगे ये सही मौका है प्राज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में इस कैटेगरी में एंट्री करने का। लेकिन इसके अलावा अब हमारे साथ वापस से आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ आपको आ रही है। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे और अगर हमारी इस थीम को जोड़ें तो हमारी इस थीम के साथ जुड़ता है इंडियन बैंक, क्योंकि FPIs ने इंडियन बैंक में एक साल में अपने निवेश को बढ़ाया है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में ही हमने देखा इन दिनों जहां नतीजों का सीजन चल रहा है, नतीजों के सीजन में IT स्पेस की हैवीवेट्स के नतीजों के बाद सेंटिमेंट जहां थोड़े बिगड़े थे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बड़ी दिग्गज एक प्लेयर, उनके नतीजे आए इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन उसके ठीक बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आए। इंडियन बैंक के स्टॉक प्राइस पर, बैंक्स फाइनेंशियल्स में मिड कैप बैंक कैटेगरी पर आपकी राय क्या होगी, आप बताएं।
बिल्कुल मैं आपकी बात पे सहमत हूँ। इनफैक्ट जो इंडियन बैंक रहा है वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर पीएसयू बैंक रहा है। कि आप दूसरे छोटे मझोले बैंक देखिए तो वो अपने पीक से करीब 50% तक रिट्रेस हो गए, बट ये अपने पीक जो 350 का इसने बनाया था अभी भी 300 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो बैंक का मुनाफा है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट ईयर जो बैंक का मुनाफा करीब 4000 करोड़ का था, और 3 क्वार्टर का यदि मैं टोटल करूँ तो 3900 करोड़ ऑलरेडी 3 क्वार्टर में आ चुका है। 1600-1700 करोड़ का प्रॉफिट उम्मीद कर रहा हूँ। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। एनपीए भी उनके मुझे लगता है 2% के नीचे नेट एनपीए इस क्वार्टर के आने के बाद स्लिप हो जाएंगे, और यहाँ से करीब 30% की अपसाइड मुझे इस बैंक में अगले 6 महीने में नजर आती है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक ये बना रहेगा। परफॉर्मिंग बैंक तो ये है ही, और अगर पिछले एक साल के रिटर्न्स आप देखेंगे सीधे तौर पर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे, ये एक्चुअल तस्वीर है कि इंडियन बैंक के स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले एक साल में। 98% रिटर्न्स जस्ट इन 1 ईयर इस स्टॉक ने परफॉर्म किए हैं। और उसके बाद एक और ट्रिगर यहाँ पर जुड़ता हुआ एफपीआई की पॉजिटिव बाइंग, पॉजिटिव कन्विक्शन इंडियन बैंक के स्टॉक में। यहाँ से भी और ज्यादा तेजी के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे सेगमेंट के लिए काफी हद तक ग्रोथ ट्रिगर्स फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय है, लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। जी हाँ, एक राय खरीदारी की है और एक राय बिकवाली की है। स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आईटीसी को अगर देखेंगे, एक रेजिलिएंट परफॉर्मेंस पिछले कई क्वार्टर से दिखा रहा है। डिमांड एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग था, बावजूद इसके सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंटल परफॉर्मेंस को काफी हद तक समझना बेहद जरूरी हो जाता है जब आईटीसी जैसे स्टॉक की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल भी है, सिगरेट बिजनेस भी है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें आईटीसी जैसा स्टॉक कामकाज करता है, कार्यरत है, और इसके चलते सारे के सारे सेगमेंट्स को समझना ज़रूरी है। सिगरेट बिजनेस की अगर बात करें, अच्छी ग्रोथ, अच्छी रिकवरी इन्होंने देखी, और इनके होटल बिजनेस पर अगर फोकस करें, यहाँ पर भी हमने देखा है पोस्ट कोविड जो एक वन साइड अप मूव है वो ज़रूर नज़र आया है। चलिए विनीत से शुरुआत करते हैं। विनीत, आप बताइए, आईटीसी पर आपका नजरिया जो है वो बुलिश इस वक्त नहीं है, उसके पीछे के कारण क्या है और सेंटिमेंट्स क्या है, और आपकी तरफ से फिर क्या राय होगी? नहीं, हमारी राय एक्चुअली बुलिश है स्टॉक पे, और मैं आपको मेरी राय बताता हूँ क्यों बुलिश है स्टॉक पे। इसमें ऐसा है कि आप अगर आईटीसी की सिगरेट बिजनेस देखेंगे तो उसमें जो टैक्सेशन बेस है वो काफी स्टेबल रहा है, एंड ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। तो जब तक ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा तो आपको देखेंगे कि आपके आईटीसी के वॉल्यूम ग्रोथ जो आती है वो आती जाएगी, क्योंकि प्राइसिंग कांस्टेंट है, और जो एनुअल प्राइस हाइक आईटीसी लेती है वो डायरेक्ट बॉटम लाइन में जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज ने काफी अग्रेसिवली आईटीसी के सिगरेट स्पूरियस वॉल्यूम सेल्स जो रहते हैं उसके ऊपर काफी पाबंदियां लगाई है। तो डोमेस्टिक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वॉल्यूम्स है वो काफी बढ़ रहे हैं और स्मगल्ड वॉल्यूम्स घट रहे हैं। इसकी भी डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है सिगरेट सेगमेंट की। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, एफएमसीजी काफी 17-18% से ग्रो कर रहे हैं। आप बताइए कोई दूसरी लार्ज एफएमसीजी कंपनी जो ये रेट पे बढ़ रही है, तो नेचुरली इसमें एबिट परफॉर्मेंस भी आती रहेंगी। होटल्स में आईटीसी की कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया में लेजर और ट्रैवल बिजनेस बूम कर रहा है। आगे जाके जब राम टेम्पल बनेगी तो ये और तेजी से भागेगा। रूम्स की शॉर्टेजेस होने वाली है, और जो हम लोग ने 20 साल में जो ओवर कैपेसिटी देखी थी आईटीसी सेगमेंट में, ट्रैवल सेगमेंट में, वो आपको आगे नहीं दिखेगी। तो यहाँ से जो एवरेज रूम रेंटल्स है काफी तेजी से बढ़ने वाले। दूसरी चीज, पेपर इज डूइंग वेल, डबल डिजिट ग्रोथ है। आप एग्री ग्रोथ देखेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड काफी है, इंटरनेशनली पॉपुलेशन बढ़ रही है, और सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स घट रहे हैं, और इंडिया हैज बिकम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और इनकी जो आईटी सेगमेंट है वो भी काफी अच्छी तरह से गेन कर रही है। तो हमें लगता है ये ओवरऑल बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और आगे जाके जब आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग होगी तो हम देखेंगे कि ये स्टॉक आपको और भी रिटर्न्स देगा। क्या बोल रहे हैं हम लोग?
सोचूं क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्स और फैक्टर्स तो सारे के सारे पॉजिटिव है, फिर विनीत के रेडार पर ये स्टॉक क्यों नहीं, लेकिन हमारी सिस्टम में हमारे प्रोड्यूसर साहब की बदौलत यहाँ पर हम देख रहे हैं आईटीसी के स्टॉक प्राइस में एक वो एरर था, लेकिन अब हम आपके स्टॉक प्राइस और आपकी राय स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। पॉजिटिव नजरिया है विनीत की तरफ से भी, और फिर नजरिया तो पॉजिटिव आशीष की तरफ से भी है। आशीष, क्विकली अपने टारगेट्स बताइए। बिल्कुल मेरा भी आईटीसी में बाय की सलाह रहेगी, क्योंकि जो भी उनके बिजनेसेस है उसमें सभी में नंबर 1 नंबर 2 है। आज वो एग्री बिजनेस देखें तो कारगिल के बाद में वो इंडिया के सबसे बड़े बायर हैं वीट के, राइस के। एफएमसीजी में एचयूएल के बाद उनकी पोजीशनिंग है, और सिगरेट में तो इनफैक्ट सबसे बड़ी पोजीशनिंग है ही। और मेरा मानना है कि इस बार जो उनका प्रॉफिट आएगा वो रिकॉर्ड प्रॉफिट आएगा। मेरा मानना है करीब 18,500 करोड़ तक का मुनाफा इस बार आईटीसी डिक्लेयर कर सकता है, जो करीब 15,500 करोड़ का मुनाफा था लास्ट ईयर। तो बिल्कुल स्टॉक की एक री रेटिंग अच्छी होने वाली है, और इसीलिए आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इस स्टॉक में चाहे एफआईज हो, डीआईआईज हो, सभी लोग बाय कर रहे हैं। और मेरा लक्ष्य करीब 450 रुपए का रहेगा इस स्टॉक में, और ये बेस्ट एफएमसीजी बैट है इस लेवल पर भी। प्रेजेंट द बेस्ट एफएमसीजी बेट आईटीसी साबित होती हुई, और ये स्टॉक का जिक्र करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि स्टॉक जो है कंजम्पशन में एक नई स्टोरी प्ले आउट कर रहा है, और दोनों ही एक्सपर्ट्स की पॉजिटिव रेडार पर, दोनों ही एक्सपर्ट्स का नजरिया भी लंबी अवधि का है। तो आप भी इस तरह के कंजम्पशन थीम में अगर एंटर कर रहे हैं तो अपना नजरिया इसे पोर्टफोलियो कैटेगरी के स्टॉक तक की तरह समझकर बनाएं, ये राय होगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारी लिस्ट में एक और स्टॉक है और एक और सेगमेंट है जो कि पेपर सेगमेंट है। विनीत, वेस्ट कोस्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ। एफआईएस की पोजीशनिंग की अगर बात करें, बढ़त देखने को मिली, और पेपर स्टॉक्स तो आए दिन हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक खबरों में रहते हैं, काफ़ी हद तक न्यूज़ फ्लोज होते हैं, और सीजनलिटी का फैक्टर भी होता है यहाँ पर, जो कि पेपर स्टॉक्स पर काफ़ी हद तक काम करता है। डिमांड ट्रेंड्स लगातार हम देख रहे हैं, जैसे जैसे स्कूल ऑफिस की ओपनिंग अप की थीम है बढ़ती हुई नजर आती हैं। रॉ मटेरियल और कॉस्ट फैक्टर्स भी हैं जो कि प्ले आउट करते हैं, और जब वो इन सेगमेंट के हक में प्ले आउट करते हैं तो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखता है। पेपर स्टॉक्स की इस तेजी को आप कैसे देखते हैं? पेपर स्टॉक्स हैव ऑलवेज ग्रोन एट द रेट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ हिस्टोरिकली, और अगर आप मानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ होने वाली है तो पेपर कंजम्पशन बढ़ने वाली है, और इट माइट इवन ग्रो फास्टर देन द जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि इसके कारण दो है कि हम लोग सस्टेनेबल पैकेजिंग की ओर जा रहे हैं और पेपर इंक्रीजिंगली उसका पार्ट हो रहा है। तो हमें लगता है कि प्रीमियमाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स, बेटर प्राइसिंग की वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी विल डू वेरी वेल। तो हमें लगता है कि इसमें आपको अच्छी खासी रिटर्न्स मिलेंगी इफ यू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक ऑफ वेस्ट कोस्ट पेपर। तो क्लियरली यहाँ पर एक साल में भी पॉजिटिव रिटर्न्स और आगे भी पॉजिटिव रिटर्न्स के ही पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं, और ये है विनीत की तरफ से वेस्ट कोस्ट पेपर पर उनका नजरिया। चीनी की मिठास की अब बात कर लेते हैं, और आशीष, चीनी शेयरों में लगातार हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन, अच्छी मजबूती, अच्छी बाइंग, और मिड कैप के फेवरेट्स रहते हैं कुछ तमाम सेगमेंट्स, जैसे कि मिड कैप सीमेंट प्लेज। फिलहाल तो हम देख रहे हैं मिड कैप आईटी स्पेस जो है वो कंसर्न्स में है, लेकिन परफॉर्म वो भी कर रहे हैं। और ऐसा ही एक प्ले है चीनी यानी कि शुगर स्टॉक्स। शुगर स्टॉक्स में अगर देखें, डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस हो चाहे इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस हो, सारे के सारे ट्रिगर्स काफ़ी हद तक अपमूव की तरफ ही इशारा करते हैं। कैसे देख रहे हैं शुगर स्पेस को, और आपकी पसंदीदा कौन से स्क्रिप्ट होगी शुगर सेक्टर में? शुगर सेक्टर में मैं श्री रेणुका शुगर के साथ जानना चाहूँगा, और मेरा मानना है कि जो बर्स्ट है वो अब उसके प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। अभी तक बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं था, बट अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे से स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। अब रीज़न यही है, जैसा आप कह रहे थे कि शुगर के प्राइसेस चाहे इंडिया हो या ग्लोबली दोनों अपने हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि शुगर का एक बार थोड़ा शॉर्ट सप्लाई है इस बार ग्लोबल मार्केट्स में। जरूर इंडियन मार्केट में सफिशिएंट शुगर अवेलेबल है, बट क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में शॉर्टेज है तो उसका बेनिफिट शुगर कंपनीज को मिल रहा है। दूसरी बात ये, इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी डबल की है इथेनॉल की, उसका भी अब बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में आने वाला है। तीसरा, उन्होंने अपने डेट की भी काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग की वो प्रोसेस में भी है, क्योंकि जो उनकी पेरेंट कंपनी है विल्मार वो काफ़ी स्ट्रांग है, और उसके कारण से अब जो डेट की कॉस्ट धीरे धीरे वो कम होगी। जरूर 2-1 साल लगेंगे, पर ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी की तौर पे आगे आएगी। और एकमात्र मधुर जो उनका ब्रांड है वो मोस्ट रिकॉग्नाइज ब्रांड है ब्रांडेड शुगर में। तो 6 महीने का मेरा लक्ष्य 58 रुपये का रहेगा। मेरा मानना है अगले 2 क्वार्टर में
ही अच्छा खासा मुनाफा पिछले सितंबर और जून क्वार्टर में। काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर 58 के टारगेट्स को मानकर चल रहे हैं, 6 महीने का लक्ष्य। और अगली बात होगी नौसिल की। नौसिल काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस स्ट्रक्चर है। ऑटो एंसिलरी की लगातार हम बात करते हैं कि ऑटो सेक्टर में जो मजबूती दिखेगी उसका क्लियर कट इम्पैक्ट या फिर कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है, कनेक्टिंग फैक्टर है, ऑटो एंसिलरीज पर दिखेगा। नौसिल जो है वो रबर केमिकल्स बनाती है जो कि रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, टायर इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। और जब टायर की डिमांड बढ़ेगी, ऑटो की डिमांड बढ़ेगी तो टायर की डिमांड बढ़ेगी। और अगर टायर की डिमांड बढ़ेगी तो इस तरह के सेगमेंट्स, इस तरह के स्टॉक्स जैसे कि नौसिल, फिलिप्स कार्बन जो कि स्पेशली कार्बन ब्लैक बनाती है टायर के लिए, इनकी डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी। और यही स्टॉक है रेडार पर हमारे एक्सपर्ट के। विनीत बताएं, नौसिल पर आपकी राय क्या है? देखिए, नौसिल बहुत लोग नहीं जानते कि नौसिल का 25% पोर्टफोलियो स्पेशलिटी केमिकल्स है। अगर आप और कोई कंपनीज के देखेंगे, इनकी स्पेशलिटी केमिकल्स की कॉम्पोजिशन 5% ऑफ सेल से ज्यादा होती नहीं है। तो नोसिल को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ये इनकी स्पेशलिटी है रबर केमिकल्स। और आप देखेंगे कि रबर में जो केपेक्स आ रहा है टायर्स में, और जो चाइना +1 डिमांड शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि काफी अच्छा ग्रोथ आएगा कंपनी में। इनकी अभी आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेगी तो इट इज 65%। तो इनको कोई केपेक्स करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके दोनों प्लांट दहेज और नवी मुंबई में काफी कैपेसिटी है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीजों के बदौलत कंपनी अगले 2-3 साल में 500 से 600 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगी। इसके पास 160 करोड़ ऑफ कैश है अवेलेबल इन द बुक्स, और इनकी जो वैल्यूएशन है काफी बिनाइन है फॉर अ स्पेशलिटी केमिकल्स प्ले। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको इत्मीनान से अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। हो गई हमारे स्टॉक्स की लिस्ट तैयार। और शेयर बाजार में वैसे तो अनगिनत स्टॉक्स हैं, अनगिनत शेयर्स हैं, कई सारे सेगमेंट्स हैं, लेकिन इन सेगमेंट्स में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों का असर सेंटिमेंट इन स्टॉक्स पर किस तरह से पड़ता है और उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। जैसे कि इस खास कड़ी में हमने टच बेस किया कि एफपीआईज ने कौन से मिड कैप शेयर्स हैं जिसमें बढ़त दिखाई या फिर अपनी एंट्री या फिर अपनी खरीदारी बढ़ाई। मिड कैप तो चल रहे हैं, लेकिन एफपीआईज की एंट्री होना या उनकी एंट्री बढ़ना इन मिड कैप्स में, ये इन स्टॉक्स को अट्रैक्टिव बनाता है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। विनीत, आशीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे और कई सारे खास पेशकश हर शुक्रवार हमारे सुपर फ्राइडे सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं समेट रहे हैं। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।